आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग टीआरपी मैनिपुलेटर की इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सो एज यू कैन रिमेंबर फ्रॉम लेक्चर 35 हमने अपने इस टीआरपी मैनिपुलेटर की फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को डिराइव किया था। ठीक है, सो लेक्चर 35 आप रेफर कर सकते हो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द फॉरवर्ड काइनेमेटिक सॉल्यूशन ऑफ दिस मैनिपुलेटर। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो उसमें हमें x1 और x2 की वैल्यू गिवन है। x1 इज 50 mm एंड x2 इज इक्वल टू 40 mm। दिस इज द डायग्राम और द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर मैनिपुलेटर। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो ये अपना बेस हो गया, दिस इज लिंक 0। ये जो ब्लू में बना है दिस इज लिंक 1 और यहाँ पे अपना ट्विस्टिंग जॉइंट है। ठीक है, सो θ1 इज द जॉइंट 1 वेरिएबल। सिमिलरली यहाँ पे अपना रेवल्यूट जॉइंट है और इसका जॉइंट वेरिएबल है θ2। सिमिलरली लास्ट में देर इज अ प्रिज्मेटिक जॉइंट जिसका जॉइंट वेरिएबल है d3। दिस इज द टूल पॉइंट। सो यू हैव टू नाउ कैलकुलेट द इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन। सो हमको ये एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सो लेट द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द बेस is given by the configuration matrix C, where we are having a numerical value of the configuration matrix C. So ये जो अपना portion है, this represents the orientation of the end effector frame relative to the base frame. Similarly ये जो portion है, this represents the position of the end effector frame relative to the base frame. In short हमारे पे orientation and position data है in terms of the numerical value. Now we have to determine the value of the joint variables θ1, θ2 and d3 corresponding to the given value of the configuration matrix C. So let us now proceed with the solution. Also lecture 35 में हमने अपने मैनिपुलेटर की फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल को डिराइव करा था जिसकी वैल्यू इन जनरल टर्म्स C1, S1 एक्सेट्रा ये है। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब हमको अपनी इन्वर्स काइनेमेटिक्स डिराइव करनी है। सो लेट अस इक्वेट द टू मैट्रिक्स। ओके, सो हमने इक्वेट कर दिया है अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल को विद द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। सो लेट मी जस्ट राइट इट। ओके, सो ये है अपना फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 3 रिलेटिव टू फ्रेम 0। इसको हमने इक्वेट कर दिया है विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन एंड द पोजीशन डेटा ऑफ द एंड इफेक्टर फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। ठीक है, नाउ हमको एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करना है। सो लेट अस नाउ कंपेयर द एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। ओके, सो सबसे पहले हमें एलिमेंट 3,3 को देखना है ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज एलिमेंट 3,3। सो आई कैन राइट S2 इज इक्वल टू, जब आप इसको कंपेयर करोगे राइट हैंड साइड पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.707, -0.707। ठीक है, सो यहाँ से हमें इक्वेशन 1 मिल गई। सिमिलरली हमें एलिमेंट 3,1 को कंपेयर करना है ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, सो दिस इज एलिमेंट 3,1। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा C2 इज इक्वल टू, जब आप इसको कंपेयर करोगे सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.707। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 0.707। इसको हमने बोल दिया, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास C2 का और S2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक, सो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ θ2। सो हम क्या कर सकते हैं, लेट अस नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, 1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा S2 डिवाइडेड बाय C2 और इसके राइट हैंड साइड पे हो जाएगा -0.707 डिवाइडेड बाय 0.707। ठीक है, ये सिम्बॉलिकली लिखा गया है। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ θ2 यूजिंग द 8n2 फंक्शन। सो 8n2 फंक्शन में हम अपने S2 का और C2 का वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ θ2। सो इसको मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 8n2 S2 की जगह पे आ जाएगा -0.707, C2 की प्लेस पे आ जाएगा 0.707। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यहाँ से आ जाएगा -45 डिग्री।
ठीक है। सो इन शॉर्ट आई कैन राइट थीटा 2 की वैल्यू इज इक्वल टू -45 डिग्री। सो ये हो गया अपना पहला सॉल्यूशन फॉर द जॉइंट वेरिएबल 2 यानी कि थीटा 2। ठीक है, लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। सो लेट अस नाउ कंपेयर द एलिमेंट 3,4 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, सो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। सो एलिमेंट 3,4 देखते हैं सबसे पहले। सो ये है अपना एलिमेंट 3,4। ठीक है, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। सो लेट मी राइट इट x2 प्लस d3s2। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा x2 प्लस d3 मल्टीप्लाइड बाय s2। ठीक, सो ये हो गया अपना एलिमेंट 3,4। ये हो जाएगा x2। ठीक है, x2 प्लस d3s2। सो इसकी क्या वैल्यू आएगी? सो ये जो एलिमेंट है जब आप इसको कंपेयर करोगे राइट हैंड साइड पे, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी -30.71 के इक्वल बाय डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, सो आई कैन राइट इट -30.71। सो हमने इसको बोल दिया, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब क्वेश्चन में हमको देखो S2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है बिकॉज हमने इससे प्रीवियस स्टेप में थीटा 2 कैलकुलेट करा है। सो वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S2। सिमिलरली x2 हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो x2 की वैल्यू कितनी है, लेट मी जस्ट शो यू। सो क्वेश्चन में गिवन है x2 की वैल्यू है 40 mm 40 मिलीमीटर। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस। ठीक, सो हम वहाँ से d3 कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। x2 कितना था? x2 की वैल्यू थी 40 मिलीमीटर प्लस d3 इज दी जॉइंट वेरिएबल 3, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इसको हमने d3 ले लिया मल्टीप्लाइड बाय s2। s2 कितना है? s2 मतलब साइन ऑफ थीटा 2। सो साइन ऑफ थीटा 2 कितना था हमने कैलकुलेट करा था? -45 डिग्री। ठीक है, और ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू -30.71। ठीक है, और ये जो यूनिट होगी इसकी ये है मिलीमीटर्स में। ठीक है, सो दिस इज इन मिलीमीटर। अब सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो फ्रॉम हेयर आई कैन राइट ये जो साइन -45 है इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.707। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -30.71 mm। सो यहाँ से हम d3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो d3 इज इक्वल टू -30.71 -40 डिवाइडेड बाय -0.707। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे सो ये आ जाएगा अपना 100.014 मिलीमीटर्स। ठीक है, सो यहाँ से हम d3 को अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 100 मिलीमीटर्स। सो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है अपनी और जॉइंट वेरिएबल 3 की वैल्यू यानी कि d3 की वैल्यू। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है थीटा 1 की वैल्यू। सो लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। सो लेट अस नाउ कंपेयर एलिमेंट 1,4 ऑन बोथ द साइड्स बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा 1। सो एलिमेंट 1,4 को कंपेयर करके लिख देते हैं। ठीक है, सो ये है अपना एलिमेंट 1,4। ठीक, x1 c1 प्लस d3 c1 c2। इसकी जब आप वैल्यू कंपेयर करोगे राइट हैंड साइड में तो इसकी वैल्यू है इक्वल टू 0। सो लेट अस जस्ट कॉपी दिस एलिमेंट और इसकी वैल्यू 0 के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, ओके, सो ये हो गया अपना एलिमेंट 1,4 और राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो हमने क्या कैलकुलेट करा है, हमने थीटा 2 कैलकुलेट कर रखा है और हमने d3 की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। ओनली वेरिएबल जो हमको निकालना है दैट इज़ थीटा 1, ये हमको फाइंड आउट करना है। और जो x1 है, x1 की वैल्यू इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस दैट इज़ इक्वल टू 50 mm। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करके लेट अस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा 1। सो ये जो x1 है, x1 कितना है? x1 की वैल्यू है 50 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा 1। सो मैंने इसको c1 लिख दिया। ठीक, प्लस
D3 हमने कितना कैलकुलेट करा था प्रीवियस स्टेप में? D3 हमने 100 mm कैलकुलेट करा था, ठीक है, इन दी प्रीवियस स्टेप, मल्टीप्लाइड बाय C1 एज इट इज़ कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय C2 यानी कि cos ऑफ θ2। सो θ2 की वैल्यू कितनी थी? लेट मी जस्ट शो यू द वैल्यू ऑफ θ2। सो θ2 की वैल्यू थी -45 डिग्री। सो cos θ2 को वहाँ पे हम पुट कर देंगे। ओके, सो cos ऑफ θ2 यानी C2 में θ2 की वैल्यू है -45 डिग्री, ठीक। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? राइट हैंड साइड पे 0 के। सो सिंपल लीनियर इक्वेशन है, वी कैन जस्ट सॉल्व इट। सो ये हो जाएगा 50 mm मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस 100 mm मल्टीप्लाइड बाय C1 और cos ऑफ -45 यानी कि cos 45 सेम ही रहेगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.707, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से वी कैन इजिली कंप्यूट द वैल्यू ऑफ C1। सो हो जाएगा 50 टाइम्स C1 प्लस 70.71 टाइम्स C1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120.71 C1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से C1 इज इक्वल टू व्हाट? C1 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ θ1। सो C1 तो 0 आ गया। सो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है S1। सो S1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस C1 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0। सो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये वैल्यू है S1 की, ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं θ1। सो θ1 इज इक्वल टू 8n2 S1 C1, ठीक। अब S1 की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। सो यहाँ से हम एक ब्रांच बना सकते हैं लाइक दिस। सो यहाँ से θ1 की जो पहली वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8n2, S1 में आ जाएगी +1, S1 की जगह पे +1 और C1 की प्लेस पे आ जाएगा 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से θ1 की जो सेकंड वैल्यू आएगी जिसे हमने θ1 प्राइम से डिनोट कर दिया दैट इज इक्वल टू 8n2। यहाँ पे हम S1 की नेगेटिव वैल्यू लेंगे यानी कि -1 और C1 पे लेंगे हम वही वैल्यू 0। सो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक। सो फर्स्ट वैल्यू जो आ जाएगी जहाँ पे हमने S1 की वैल्यू +1 ली है, वहाँ पे हमारी जो θ1 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू +90 डिग्री। और जो सेकंड वाला केस है जहाँ पे हमने S1 की प्लेस पे -1 लिया है, वहाँ पे वी आर गेटिंग -90 डिग्री, ठीक। सो यहाँ पे θ1 की हमारे पे दो वैल्यूज़ हैं, +90 एंड -90। सो लेट अस नाउ मेक दी सॉल्यूशन टेबल। सो ये हो गया अपना सॉल्यूशन टेबल, ठीक है। सबसे पहले θ1 की क्या वैल्यू है? θ1 जब हमने ले लिया 90 डिग्री +90 का है, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव 90 डिग्री। θ2 कितना आया था? -45 डिग्री। और D3 कितनी आई थी हमारी? D3 की वैल्यू थी 100 mm। सो दिस इज सॉल्यूशन ए। सिमिलरली वी आर हैविंग सॉल्यूशन बी एज वेल। सॉल्यूशन बी में θ1 की वैल्यू कितनी थी? -90। सो ये θ1 की वैल्यू आ जाएगी -90 डिग्री। θ2 की यूनिक वैल्यू आई थी 45 डिग्री, -45 डिग्री सॉरी, ठीक है। θ2 की -45 डिग्री। और D3 कितना है? D3 की भी 100 mm यूनिक वैल्यू आई थी, ठीक है। सो दीज आर दी टू सॉल्यूशन सेट। और इस तरीके से हमने अपने न्यूमेरिकल वैल्यू की इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व few problems related to the inverse kinematics of some known manipulators using the geometric approach, ठीक है। सो अभी तक हमने geometric approach को डिस्कस नहीं करा है। अगले कुछ जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, मे बी 1 और 2 न्यूमेरिकल्स, वी आर गोइंग टू डिराइव द इन्वर्स काइनेमेटिक्स यूजिंग द प्योर ज्योमेट्रिक अप्रोच। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, जो अपना ऑलरेडी नोन मैनिपुलेटर है, जैसे कि ये TRR मैनिपुलेटर है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसके बाद हम
फ्यू मैनिपुलेटर्स इन्वॉल्विंग दी प्रिज्मेटिक जॉइंट। ठीक है, उनको यूज़ करते हुए और अपना ज्योमेट्रिक कंसेप्ट यूज़ करके वी आर गोइंग टू कंप्यूट द इनवर्स काइनेमेटिक्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।